Hello everyone, welcome to my channel. I am Palak Narang and today we are going to almost complete the chapter Nervous System. लास्ट 2 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन, उसके नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सब चीज़ें पढ़ ली थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्लेक्सेस. रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है एंड व्हाट नॉट, सब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस के बारे में. अब बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जो एक्शन करते हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स, वन वॉलेंटरी एंड द अदर वन इनवॉलेंटरी. जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ योर कॉन्शियसनेस, मतलब अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो वो आपको पता है वो चीज़ आप कर रहे हो, दैट आर वॉलेंटरी एक्शन. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे टाइम देखना है तो मैं ऐसे हाथ करूँगी, ऐसे घड़ी पे टाइम देखूँगी, मैंने अपने आप से किया, राइट. मुझे अगर फ्रूट खाना है तो मैं जाऊँगी, फ्रूट को उठाऊँगी और फिर खाऊँगी, दैट आर वॉलेंटरी एक्शन. मुझे टीवी देखना है, मैं जाऊँगी, स्विच ऑन करूँगी, ये सब आपको पता है, आपकी कॉन्शियसनेस के अंडर हो रहा है, दैट आर वॉलेंटरी एक्शन. दूसरा होता है इनवॉलेंटरी एक्शन. इनवॉलेंटरी एक्शन जो हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन. और इसके अलावा भी और भी जितने भी एक्शन जो हमारी कॉन्शियसनेस के अंडर नहीं हो रहे हैं, उनको पता है हमारी बॉडी को कि हमको होना है तो वो होंगे. फॉर एन एग्जांपल, हार्ट बीट, वो बीट कर रहा है हार्ट, क्या आपको पता है कि आपका हार्ट कब बीट कर रहा है कब नहीं बीट कर रहा. वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, मतलब जब हो रहा है तब हो रहा है आपके बगैर, आपके पता होने के बगैर. अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं, अगर आपको ये देखना होता कि हम कितनी ब्रीदिंग कर रहे हैं वगैरह, तो फिर आप क्या ही मतलब मर ही जाते हैं, ब्रीथ कर ही नहीं पाते क्योंकि हम एक जगह पर फोकस ही नहीं कर सकते. तो इनवॉलेंटरी एक्शन ही है जो हमको ब्रीथ करवा रहा है, जो हमारा पेरिस्टलाइसिस करा रहा है, हमारा डाइजेशन करा रहा है, हमारा हार्ट बीट करा रहा है, ये हमारी इंटरनल जो भी चीज़ें वो सब इनवॉलेंटरी एक्शन होता है जो हमारी कॉन्शियसनेस के अंडर नहीं हो रहा. एक और रिफ्लेक्स एक्शन जिसको हम पढ़ रहे हैं. रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली क्या होता है, कोई भी इमीडिएट या क्विक रिस्पॉन्स अगर देना होता है हमारा ब्रेन को पता किए बगैर, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. तो इसमें मैं लिखूंगी क्विक इनवॉलेंटरी एक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युलस. मतलब अगर स्टिम्युलस आया, कोई भी चेंजेस एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में आए, स्टिम्युलाई का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए और उसका हम लोगों को इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए, तो होता है रिफ्लेक्स एक्शन. अब आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, या मतलब क्या क्या चीज़ों को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. सबसे पहला, अगर हमारे आंखों के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, कोई भी डस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ हमारी आंखों में चली जाती है, तो हमारी आंख में से आंसू आते हैं. वो जो आंसू होते हैं वो टीयर ग्लैंड में से निकलते हैं. तो टीयर ग्लैंड एक ग्लैंड हुआ. तो पार्टिकल का अंदर आना इज स्टिम्युलस, हमारी आंखों के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल का अंदर आना स्टिम्युलस, और टीयर ग्लैंड का रिलीज करना आंसू को, दैट इज रिस्पॉन्स. तो ये स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स जो हुआ दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट हो रहा है. जैसे ही आपके आंखों में डस्ट आती है, अब तुरंत आंखों में से आंसू आ जाते हैं ताकि डस्ट बाहर निकल जाए, राइट. तो वो ग्लैंड्यूलर हुआ रिफ्लेक्स एक्शन, राइट. नेक्स्ट, हम कोई भी हॉट आयरन को, हॉट प्लेट को अगर टच करते हैं तो हम तुरंत हाथ वापस क्यों ले लेते हैं. मतलब ऑब्वियसली कोई जानबूझ के टच नहीं करेगा, आप लोग भी मत करना. इन केस अगर हम लोग टच कर लेते हैं तो हम ऑन द स्पॉट हाथ वापस ले लेते हैं. दैट मीन्स कि हम लोगों का मस्कुलर पार्ट इज इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन. स्टिमुलस क्या हुआ कि हमारा हॉट आयरन हमारे फिंगर पे लगा, रिस्पॉन्स क्या हुआ, हमने हाथ तुरंत हटा लिया. थर्ड, कि ठंडी में हम लोग शिवर करते हैं. शिवर करना भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, तो वो मस्कुलर रिफ्लेक्स एक्शन है. और जो गर्मियाँ का टाइम होता है तब हम स्वेट करते हैं, तो स्वेट करना वो ग्लैंड्यूलर है, क्योंकि स्वेट कहाँ से निकल रहा है, स्वेट ग्लैंड से निकल रहा है, तो वो ग्लैंड्यूलर रिफ्लेक्स एक्शन है. नेक्स्ट, हम लोग कभी भी, ये आपको शायद मालूम नहीं हो क्योंकि ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जो सेंस ऑर्गन्स वाला चैप्टर है उसमें. तो उसमें क्या होता है कि अगर हम डार्क में जाते हैं, अंधेरा में जाते हैं, तो हमारी जो प्यूपिल होती है ना वो डायलेट हो जाती है. हमारी आंख बड़ी नहीं होती है, प्यूपिल डायलेट होती है, मतलब आइस का अंदर का जो पार्ट होता है वो डायलेट होता है. मतलब आपको पता नहीं चलता है लेकिन हो जाता है, दैट रिफ्लेक्स एक्शन. क्योंकि हम डार्क में जा रहे हैं तो प्यूपिल डायलेट हो रहा है, तो वो भी मस्कुलर रिफ्लेक्स एक्शन होता है क्योंकि वहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट, हार्ट बीट अगर तेज़ हो रही है, कम हो रही है, जो भी हो रही है,
तो वो भी मस्कुलर के अंदर आता है। और पेरिस्टलाइसिस जो हम लोग डाइजेशन करते हैं ना, तो डाइजेशन करने से पहले फूड का ट्रांसफ़र होता है ईसोफेगस के अंदर, तो तभी भी क्या होता है, मस्कुलर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, क्योंकि इनवॉलेंटरी हमको तो मालूम नहीं है कि ये हो रहा है, तो ये मस्कुलर हुआ, क्योंकि इसमें पेरिस्टलाइसिस में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ईसोफेगस के। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। So next topic that we are going to start with is the difference between involuntary as well as voluntary action. Okay, involuntary action तब होता है जब हमको external या internal कोई stimulus मिलता है। जो voluntary action क्या होता है कि हम लोग खुद अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से हम कोई काम करते हैं, that is voluntary action। और involuntary stimulus से, इनवॉलेंटरी इज सेल्फ प्रोटेक्टिव, मतलब गरम अगर हम लोगों को प्लेट लग रही है तो हम हाथ हटाएंगे, आँख में कचरा गया है तो आंसू आएंगे, क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। ऑन दी अदर हैंड वॉलेंटरी हम अपने पर्सनल डिज़ायर गोल पूरे करते हैं। जैसे कि अगर मुझे टीवी देखना, वो मेरा पर्सनल डिज़ायर है, तो मैं खुद उठ के जाके टीवी ऑन करूँगी, किसी और को नहीं बोलूँगी, खुद उठ के जाके टीवी ऑन करूँगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ मेरा पर्सनल डिज़ायर गोल जो मुझे फुलफिल करना है। और इनवॉलेंटरी इज़ प्रोटेक्टिव, हमारा हार्ट बीट भी जो कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव, राइट। नेक्स्ट, इसमें कहाँ से इम्पल्स आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से कराया था, राइट। और वॉलेंटरी में सिर्फ ब्रेन से सिग्नल आता है, सिर्फ ब्रेन से इम्पल्स आता है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंटरी में मसल एज वेल एज ग्लैंड बोथ आर इन्वॉल्व। वॉलेंटरी में सिर्फ और सिर्फ मसल्स आर इन्वॉल्व। मसल्स क्या और ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कब मसल्स करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, कब ग्लैंड्स करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन जो वॉलेंटरी एक्शन है वो सिर्फ मसल्स करते हैं। मैं अपने हाथ हिला सकती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं कुछ भी उठा सकती हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग कर सकती हूँ, वो सब मसल्स है। लेकिन ग्लैंड से मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती, वो इनवॉलेंटरी ही होगा, ठीक है। दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी एक्शन। So next we are going to start with the different types of reflex. There are two types of reflex. एक तो natural, either natural or inborn. The other one conditional or acquired. As the name suggests, natural या inborn, या तो naturally या तो हमारे अंदर inborn वो reflex आ जाता है, that is natural. मतलब उसके लिए हमको कोई भी previous experience या learning की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे parents से ही हमें acquire हो जाता है. So no previous experience required. पेरेंट से ही एक्वायर हो जाता है। जैसे कि ब्लिंकिंग, हम आंखें ब्लिंक करते, क्या कोई हमें बार बार आके बताता है ओ तेरी आंखें ब्लिंक करनी बाकी, नहीं। ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोटेक्टिव में इंक्लूड होती है। जैसे कि हम आंखें ब्लिंक करते हैं तो वो ज़रूरी है, हमको हमारी आइज़ ब्लिंक होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, कफिंग, स्नीजिंग, खांसी आती है तो आती है, अब क्या करें, छींक आती है तो आती है। कोई छींक आती है तो मतलब एक्चुअली में क्या होता है, जितना भी हमारा जो इरिटेंट आया हमारे नोज़ में वो बाहर निकल जाए। कफ आता है, ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती है। नेक्स्ट, फंक्शनल भी होती है, जैसे स्वेलोइंग। अगर हम स्वेलो नहीं करेंगे तो फिर खाना खाएंगे कैसे, मत ही खाओ इससे अच्छा। तो स्वेलोइंग हो गया, पेरिस्टलाइसिस हो गया, मतलब खाना का ईसोफेगस के थ्रू अंदर जाना। सलाइवेशन हो गया, सलाइवेशन वो वाला नहीं जो अच्छा खाना देख के होता है, वो वाला जो च्यूइंग के टाइम पे होता है, दैट इज़ ऑल्सो सलाइवेशन। जब आप कोई भी खाना च्यू करते हो ना तो सलाइवा की जो सिक्रीशन होती है वो बढ़ जाती है, तो वो नेचुरली होता है, वो कोई कंडीशनल रिफ्लेक्स नहीं होता, मतलब नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर होता ही होता है। सो दिस इज नेचुरल या फिर इनबॉर्न। ये जो ब्लिंकिंग, कफिंग, स्नीजिंग है दैट इज प्रोटेक्टिव, जो स्वेलोइंग, पेरिस्टलाइसिस, सलाइवेशन है दैट इज फंक्शनल। नेक्स्ट इज कंडीशनल और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, मतलब वो हमारी लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग से हम लोगों को आया है। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सलाइवा निकलना जब भी आप कोई भी टेस्टी फूड देखते हो। अगर मैं अभी बोलूँ पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो अभी आपको नाम सुन के ही आपके मुंह में से सलाइवा ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज आपको पहले से ही पता है कि उस पर्टिकुलर फूड का टेस्ट क्या होगा या फिर वो पर्टिकुलर फूड दिखता कैसे होगा। अगर मैं आपको बचपन में जब आपने कभी पिज़्ज़ा खाया ही नहीं था और तब बोलती कि पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर आपको कभी भी ऐसा लगता नहीं, सलाइवेशन होती नहीं। इसका एक बहुत ही अच्छा और एक एग्जाम्पल है जो काफ़ी टाइम से चलता रहा, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बोलता है पैवलोव्स एक्सपेरिमेंट। एक कोई रशियन बायोलॉजिस्ट ने किया था। तो इसमें क्या होता है कि मैं अब एक घंटी बजाऊंगी तो
तो क्या वो कुत्ते को सलाइवेशन होगा? नहीं। लेकिन आज मैंने एक घंटी बजाई और उसको खाना दिया घंटी बजाने के तुरंत बाद, ठीक है, तो वो कुत्ते को पता, धीरे धीरे बाद में ऐसे वो डॉग को पता चल जाएगा कि मैं जब भी घंटी बजाऊंगी और खाना दूंगी तो इसका मतलब यही होने वाला है। रोज़ मैं रोज़ सेम टाइम पे या अलग अलग टाइम पे जब भी घंटी बजाती हूँ, फिर उसके बाद खाना देती हूँ, फिर घंटी बजाती हूँ, फिर खाना देती हूँ, तो डॉग को पता चल गया घंटी बजी मतलब अब खाना मिलने वाला है मुझे। तो एक दिन अगर मैं सिर्फ घंटी बजाऊंगी इतना प्रोसेस करने के बाद, तो डॉग को अपने आप सलाइवेशन हो जाएगी। जब हमने डे 1 पे घंटी बजाई थी तो डॉग को सलाइवेशन नहीं हुई थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि घंटी बजाने का मतलब अब खाना देना है। बार बार अगर मैंने घंटी बजा के तुरंत खाना दिया तो डॉग के अंदर एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स हो गया, एक कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, जिससे उसको पता चल गया कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो दैट इज एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन या फिर कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक और भी चीज़ बोली जाती है कि अगर कोई भी वॉलेंटरी इन एक्शन, कोई भी वॉलेंटरी चीज़ आप बार बार करते हो ना, तो वो अपने आप इनवॉलेंटरी या फिर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन बन जाती है। जैसे कि आप अपने शूज़ की लेस अगर टाई करते हो, जब आप बचपन में करते थे तो कितनी ध्यान से ऐसे देख के करते थे कि कहाँ जा रही है लेस, कैसे बंद करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता थी तब, वो वॉलेंटरी एक्शन थी। अब अगर मैं आपको बोलूँ लेस टाई करो, तो तुरंत किसी और से बातें करते करते भी लेस टाई कर सकते हो। क्या आप देखोगे कि कौन सा राइट पे जा रहा है, कि कौन सा लेफ्ट पे जा रहा है, कौन सा किसके ऊपर जा रहा है? नहीं, आप आंखें बंद करके भी टाई कर सकते हो, किसी से बात करके भी टाई कर सकते हो। पहले वो वॉलेंटरी था, अब वो इनवॉलेंटरी बन गया, क्योंकि वो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बन गया। तो ये एक और पॉइंट होता है इसका कंडीशनल का। अब एक और बात, सलाइवेशन मैंने आपको दोनों में बताया। इसमें जब फूड च्यू करते हैं तब ज़्यादा सलाइवा निकलता है, तो वो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है। जब कोई टेस्टी फूड देखते हैं तब अगर ज़्यादा सलाइवा निकलता है तो दैट इज़ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। तो दोनों में डिफरेंस है। मैंने वही लिखा है कि च्यूइंग के टाइम पे भी होता है, बट दैट इज़ नॉट कंडीशनल, दैट इज़ नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम पढ़ेंगे कुछ इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल, नी जर्क। कभी भी कितनी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो आपको रिफ्लेक्स एक्शन चेक करने के लिए आपकी नी पे एक छोटा सा हैमर मारता है। तो वो नी कैप पे जो हैमर मारेंगे तो हमारी नी ऑब्वियसली अगर ऐसे ही नी है तो पैर ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हुआ कि मुझे लगी है पैर सीधा करो, इस तरीके से। तो वो एक नी जर्क रिफ्लेक्स है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल हमारी आइज के अंदर आ रहा है तो आंखें बंद हो जाती है, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हम कभी भी खाना खाते हैं और वो गलती से विंड पाइप के अंदर चला जाता है। 2 पाइप्स होती है हमारे मुंह से कनेक्टेड, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। फूड पाइप ईसोफेगस होती है, विंड पाइप ट्रैकिया होती है। ये हम लोग आगे जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन के चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं। तो कफिंग कब होती है? जब हम लोग कोई भी खाना ले रहे होते हैं और वो गलती से विंड पाइप के अंदर चला जाता है तो कफिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर खाना विंड पाइप के अंदर चला गया तो फिर कंप्लीट ख़त्म, ये नहीं करना है हमको। तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो खाना वापस बाहर भेजती है और बोलती है कि तू ईसोफेगस में जा, तेरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो वो विंड पाइप से बाहर निकलता है, वो काम अपने आप हो रहा है, हम कोई जान पूछ के नहीं कर रहे। तो वो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी इरिटेंट या कोई भी इरिटेशन वाली चीज़ अगर नोज़ के अंदर घुस जाती है तो हमको स्नीजिंग होती है, छींक आती है। क्या आपको बचपन में किसी ने सिखाया है कि छींक कैसे मारते हैं? ऑब्वियसली नॉट, दैट इज़ अ नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन जो अपने आप ही होता है। नेक्स्ट, पेरिस्टलाइसिस। अब CHYME, काइम या चाइम जो आपको बोलना, तो वो क्या होता है, एक हमारी स्टमक या इंटेस्टाइन बोलो, उसके अंदर है ना जितने भी फूड पार्टिकल जो ऐसे पूरा गोल बनाए हुए होते हैं उसको काइम बोलते हैं। काइम खाली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड होता है या फिर जो भी हम लोग ने न्यूट्रिशन लिया वो काइम बन के रहता है, उसको खाली नाम दिया है काइम। अब काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होना है तो वो पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट से पास होगा। मतलब जहाँ पे काइम है वो वाला पार्ट बल्ज्ड रहेगा और ऊपर वाला पार्ट वो जो उसकी नॉर्मल साइज है वैसा रहेगा। जैसे मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और मेरा हाथ जहाँ पे है वहाँ अंदर काइम है, तो यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, क्योंकि इसके अंदर काइम है। अब ये इसको नीचे जाना है तो क्या होगा कि ये रिलैक्स्ड है, मतलब डायलेटेड है ये वाला जो भी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि काइम नीचे जाता रहे। तो इसमें स्टिमुलस क्या है, डायलेशन। ये क्योंकि ये वाला पार्ट डायलेटेड है इसीलिए ऊपर वाला पार्ट और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे वाले डायलेटेड को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और काइम को नीचे भेजने के लिए। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, और स्टिमुलस था हमारा डायलेशन इस पार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन उसके ऊपर वाले पार्ट का। तो ये नेचुरल या फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है।
अगर हम कंडीशन रिफ्लेक्स की बात करें तो उसके एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स। आप अगर कभी सर्कस में गए हो तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स लोगों को कितना ज़्यादा ट्रेन करके रखते हैं कि कैसे कूदना है, क्या जाना है, या फिर डॉल्फिन के शोज़ होते हैं, वो सब उनको ट्रेन किया जाता है। तो उनको वो पहले से नहीं आता है, उनको सिखाया जाता है वो चीज़, और फिर बाद में वो उनका लर्न हो जाती है, उनको तो याद रह जाता है, तो वो इनवॉलेंटरी एक्शन बन जाता है। तो वो सर्कस में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका। नेक्स्ट, अगर आपकी क्लास में टीचर आती है तो आप लोग क्या करते हो? खड़े होते हो और वो गाना गाते हो, राइट? तो वो पहले बचपन में आप लोगों को सिखाया गया था कि जब टीचर आए तो आपको खड़े होना है। अब आपको कोई बोलते हैं नाउ स्टैंड अप, नहीं, वो लोग टीचर जैसे ही क्लास के अंदर घुसते हैं आप खड़े हो जाते हो, क्योंकि वो आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बन चुका है। अब अगर दूर कोई डॉग खड़ा हो, आपको उसको भगाना हो, तो आपको क्या करना होता है? सिर्फ एक्शन करना होता है कि मैं नीचे झुक के स्टोन उठा रही हूँ। सिर्फ ये एक्शन करोगे, उतने में ही वो डॉग भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये इंसान अगर ऐसा करेगा तो मतलब वो स्टोन उठा के मुझे मारेगा। वो भी उसका कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। टायर शूलेस का मैंने आपको बता दिया कि शूलेस किसी से बात करते करते भी आप इजीली ट्राई कर सकते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि पहले आप प्रैक्टिस करते हो कि कौन सी फिंगर कहाँ जा रही है। जैसे पियानो हो गया तो प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, गिटार हो गया तो वो पहले वॉलंटरी होता है। बाद में जब आपको एक बार अच्छे से आ जाता है पूरा, तो फिर वो चुपचाप बिना देखे आप आराम से बजा सकते हो। दैट इज कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। सेम कंप्यूटर कीबोर्ड, कितने सारे लोग बिना देखे टाइपिंग कर लेते हैं, आजकल तो बहुत लोग कर सकते हैं वो भी। और अप्लाइंग ब्रेक्स, आप कभी भी ड्राइव करो तो उसमें ब्रेक अप्लाई करते हो क्या, साइकिल में या एक्टिवा पे या किसी पे भी, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो। तो जब तक आप ब्रेक अप्लाई करते हो तब तक आपको ब्रेन को पता भी नहीं चलता है। मतलब जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड से घूम के, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि स्पाइनल कॉर्ड में ही रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है मैक्सिमम। तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है स्पाइनल कॉर्ड से घूम के वापस आ जाता है, आपके हाथ में ब्रेक लग जाता है, बाद में आपको पता चलता है अरे हाँ ये गाड़ी आई थी और मैंने ब्रेक लगाया था। ये ब्रेन को बाद में पता चलता है, एक्शन आपका पहले हो जाता है। वो भी कंडीशनल है, पहले से बचपन से आप ब्रेक नहीं लगाते, आपने सीखा है कि कोई आएगा तो ब्रेक लगाएंगे, वो कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बन गया। सो दिस आर 2 पॉइंट्स, नेचुरल एंड कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। Next topic we are going to start with is nervous action या nervous pathway in reflex action। तो एक तो नर्वस पाथवे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो वो बहुत क्विक होना चाहिए जो भी पाथवे हो। तो क्विक कब होगा? जब रास्ता छोटा होगा, छोटा होगा तो ही जल्दी पहुँचोगे ना, तो रास्ता छोटा चाहिए, दैट मीन्स वो क्विक है। तो नर्वस पाथवे इज़ वेरी शॉर्ट, इट में इन्वॉल्व 2 न्यूरॉन्स और 3 न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन्स का पाथवे हो सकता है या फिर 3 न्यूरॉन्स का पाथवे हो सकता है। अगर 2 न्यूरॉन का पाथवे है तो सेंसरी और मोटर। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सेंसरी मोटर भी मैंने बताया था और इसका पाथवे भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो प्लीज़ उसको देख लेना। तो 2 न्यूरॉन हो तब कौन कौन से होता है? एक तो सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। सेंसरी जो रिसेप्टर से ब्रेन को लेके या स्पाइनल कॉर्ड को लेके जा रहा है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर पे जा रहा है वो मोटर, ठीक है। जब 3 न्यूरॉन्स आर टू बी इन्वॉल्व तब सेंसरी, मोटर एज वेल एज इंटरमीडिएट या एसोसिएशन या फिर कनेक्टिंग, ये 3 नाम बोल सकते हैं, ठीक है। 2 न्यूरॉन और 3 न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन जब होते हैं तो डॉर्सल में जो सेंसरी होता है वहाँ से सिग्नल आता है और मोटर से बाहर जाता है। सो ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाया, जो आप ऊपर से देखोगे, मतलब ऐसे अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसको ऐसे डायसेक्ट करके इसको ऊपर से देखोगे, ठीक है। यहाँ से ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये भी मैंने पूरा डायग्राम लास्ट क्लास में पढ़ाया था। डॉर्सल यानी पीछे की साइड, क्योंकि दरवाज़ा कहाँ होता है? पीछे की तरफ होता है जब हम रूम के अंदर घुसते हैं। तो डॉर्सल साइड में सेंसरी न्यूरॉन आएगा और वेंट्रल साइड में मोटर न्यूरॉन। तो क्या हुआ कि अगर कोई भी रिफ्लेक्स और कोई भी स्टिमुलस आया है तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? इम्पल्स लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, स्पाइनल कॉर्ड फिर उसके बाद वापस जाएगा मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा वेंट्रल साइड से इफेक्टर को कोई भी काम करना है वो रिफ्लेक्स एक्शन बताने के लिए। तो ये वही वो है कि डॉर्सल साइड पे सेंसरी न्यूरॉन होता है जो रिसेप्टर से इम्पल्स लेके आता है, वेंट्रल साइड पे मोटर न्यूरॉन होता है जो इफेक्टर की तरफ इम्पल्स ले करके जाता है। अब अगर 3 न्यूरॉन्स की बात करें तो सेंसरी भी होता है,
मोटर भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में एक एक्स्ट्रा न्यूरॉन होता है जो हम बोलते हैं एसोसिएशन या इंटरमीडिएट या इंटरकनेक्टिंग या कनेक्टिंग न्यूरॉन, ये भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। तो और काफ़ी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप अंधेरे में कहीं चल रहे हो और आपने नीचे किसी रोप के ऊपर पैर रखा, तो आपको इमीडिएटली क्या आएगा कि यहाँ पे सांप है। ऐसा कितनी बार ऐसा हम लोगों को सोचने में आता है कि यहाँ पे सांप है, तो तुरंत आप पैर उठा के पीछे कर लोगे, लेकिन वहाँ एक्चुअली में सांप है नहीं। तो ये वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड पे होता है। ये वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये बहुत सिंपलर है कि यहाँ से इम्पल्स आया, यहाँ से चला गया, ये ऑन द स्पॉट वाला काम, ये रिफ्लेक्स एक्शन। तो जब 2 न्यूरॉन और 3 न्यूरॉन करते हैं। अब कभी भी हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इम्पल्स जाता है, ब्रेन को तो पता भी नहीं चला। तो ब्रेन को पता कैसे चलता है? ब्रेन को पता चलता है इंटरकनेक्टिंग लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर या फिर असेंडिंग न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं। ये एक नाम है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो पहुंचाते हैं ब्रेन को सिग्नल कि भाई ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ब्रेन को पता चलने से पहले हम वो काम कर चुके हैं। जो मैंने आपको ब्रेक के टाइम पे बताया था, तो ब्रेन को पता चलने से पहले हमने ब्रेक लगा दी है। हमको एक्चुअली में ये चीज़ दिखती नहीं है इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि वो भी ऑन द स्पॉट होता है, लेकिन पहले काम किसने किया? स्पाइनल कॉर्ड ने किया, बाद में ब्रेन को वो चीज़ पता चल गई। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क मतलब वो रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन लेता है। एक्चुअल रास्ता नहीं कि कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जाता है। तो सबसे पहला स्टिमुलस आता है, एक्सटर्नल या इंटरनल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस आता है, वो रिसेप्टर स्टिमुलस को ले लेता है। रिसेप्टर क्या करता है? स्टिमुलस को ले लेता है। बेसिक एग्जांपल, मैंने हॉट आयरन को टच किया तो मेरा रिसेप्टर क्या हुआ? मेरी फिंगर। स्टिमुलस क्या हुआ? वो हॉट आयरन का टच होना। तो रिसेप्टर ने वो स्टिमुलस को लिया और सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर नॉट सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व फाइबर मीन सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। स्टिमुलस आया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर ने सेंसरी नर्व फाइबर के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है, वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाया या इम्पल्स पहुँचाया। तो किसने पहुँचाया? सेंसरी नर्व फाइबर ने। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गया ग्लैंड या फिर मसल में। वो प्रोसेस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद मोटर नर्व फाइबर या मोटर न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स ट्रांसफर हुआ और या फिर ग्लैंड या फिर मसल के ऊपर एक्ट किया। अगर ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया मतलब उसको सिक्रीशन कुछ करनी थी, मसल के ऊपर एक्ट किया मतलब उसको कॉन्ट्रैक्शन कुछ करनी थी, ठीक है। तो जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल चेंज हुआ। रिसेप्टर के कोई भी एपिथेलियल सेल्स, EP मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, एपिथेलियल सेल्स मतलब कवरिंग होती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आई गेस। तो इस तरीके की सेल्स होती है जो एक थिन सी लेयर होती है और कवरिंग बनाती है, या स्किन की आउटर लेयर होती है, वो भी एपिथेलियल सेल्स होती है। तो ऑब्वियसली मैं स्किन बोल रही हूँ, रिसेप्टर भी तो स्किन हो ही सकती है ना। तो एपिथेलियल सेल्स होती है जो टर्मिनल एंडिंग्स ऑफ एक्सॉन के थ्रू कॉन्टैक्ट में होती है। मतलब ये हमारी एपिथेलियल सेल्स है, ये किसके कांटेक्ट में है? टर्मिनल एंड या फिर एक्सॉन के कांटेक्ट में है, जो आगे नर्व बनाता है। ये है हमारी सेंसरी नर्व, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स इन कांटेक्ट विद टर्मिनल एंडिंग्स और एक्सॉन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस आएगा तो एक्सॉन एंडिंग्स जो है या टर्मिनल एंडिंग्स है वो, क्योंकि एपिथेलियल के कांटेक्ट में, तो ये नर्व इम्पल्स पास करेगी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके बाद जाएगा मोटर नर्व फाइबर में, मतलब यहाँ से वापस चली गई मोटर नर्व फाइबर के थ्रू, मतलब इम्पल्स और आगे ट्रांसफ़र हो गया, या तो ग्लैंड में जा सकता है या तो मसल में जा सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। एक और पॉइंट बचता है कि और रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलेंटरी। मार्क माय वर्ड्स, ऑल रिफ्लेक्स एक्शन, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है सब इनवॉलेंटरी होते हैं, मतलब हमारी मर्जी के बिना, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस के बिना हो जाते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो ब्रेन को पता चले उससे पहले ही हो जाते हैं। बट नॉट ऑल इनवॉलेंटरी एक्शंस आर रिफ्लेक्स, मतलब जिंदगी में जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन है, ज़रूर नहीं है सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो। रिफ्लेक्स एक्शन से वही होते हैं जो इमीडिएटली हमें करने होते हैं या क्विकली रिस्पॉन्स करना होता है जिस चीज़ का। तो अगेन आई विल रिपीट, all reflex actions are involuntary but all involuntary actions are not reflex action। ये लाइन आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है एंड में। तो with this we have completed
द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।